सेकंड सीजन की शुरुआत में हम किन्यू को अबाइस रिवर में देखते हैं, जहां किन्यू खुद को देखकर सवाल करता है कि क्या मैं जिंदा हूँ या फिर मैं मर गया। यहाँ इसी कंफ्यूजन के साथ किन्यू अबाइस रिवर में आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जहाँ एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद अचानक से उसने पानी के अंदर डूबना शुरू कर दिया था। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब हो क्या रहा है, जबकि उसकी नजरों के सामने उसकी बिताई हुई जिंदगी आ रही थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किन्यू किसी अलग की जगह पर पहुंच गया था, जहाँ उसका मीटियोर स्टोन उसे हील कर रहा था, और इसी वजह से हम देखते हैं कि वो थोड़ी देर में ही होश में आ गया था। यहाँ होश में आने के बाद किन्यू अपने आप को जिंदा देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं आता कि आखिर मैं जिंदा कैसे बच गया। जबकि दूसरी तरफ सेबल भी उड़ता उड़ता फौरन उसके पास आ जाता है। यहाँ सेबल भी किन्यू को होश में आता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, इसलिए किन्यू सेबल से सवाल करता है कि सेबल, क्या तुमने मेरी जान बचाई? वो भी ये सवाल कर ही रहा था कि तभी अचानक वहाँ पर एक एआई कैट आ जाती है, जो कि किन्यू से कहती है कि नहीं मास्टर, आपने अपनी जान खुद बचाई है। ये सुनकर किन्यू उससे सवाल करता है कि तुम कौन हो और तुम मुझे मास्टर क्यों बुला रही हो? जिस पर वो कैट बताती है कि मैं यहाँ की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम हूँ। साथ ही साथ वो बताती है कि मेरे फर्स्ट मास्टर का नाम मास्टर लीवाई था, जो कि यहाँ से बहुत ज्यादा दूर मिल्की वे गैलेक्सी के एम्पायर प्रिंस थे। उन्हें टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा प्यार था। साथ ही साथ वो कल्टीवेशन का सबसे बेस्ट वर्ल्ड ढूंढ रहे थे, जहाँ एक दिन वो ब्लैक होल से पास होता हुआ यहाँ पर आ पहुँचे, तुम्हारे यूनिवर्स के पर्पल मिस्टिक प्लेनेट तक। यहाँ पर उन्होंने काफी सारे कल्टीवेशन टेक्निक पर अपनी रिसर्च जारी रखी, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे सीक्रेट टेक्निक्स भी बना दिए थे। लेकिन इसकी वजह से उनके रास्ते में काफी सारी मुश्किलें आ गई, जिनसे वो डटकर मुकाबला करते रहे, लेकिन वो ज्यादा देर तक उनके सामने टिक नहीं पाए। लेकिन अंत में वो जान से मारे गए। पर मरने से पहले उन्होंने एक तरह का टेलीपोर्टेशन सिस्टम बनाया था, जिसके साथ ही उन्होंने यहीं पर मुझे रुकने का ऑर्डर भी दिया था। मैं उनका ऑर्डर मानकर अपने नेक्स्ट मास्टर के लिए यहीं पर रुककर इंतजार करता रहा, और जब तुम मरने वाले थे तभी अचानक वो टेलीपोर्टेशन सिस्टम एक्टिवेट हो गया था, जिसकी वजह से तुम टेलीपोर्ट होकर यहाँ आ गए, और इसलिए अब से तुम मेरे नए मास्टर हो। ये सब सुनकर भी किन्यू काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसे अभी भी कुछ खास समझ नहीं आया था। उसे बस इतना मालूम हो चुका था कि लीवाई वो इंसान है जिसके बारे में मास्टर यूनजी ने बताया था, जिसने कुछ स्पेशल टेक्निक्स का इस्तेमाल कर खुद को इमोर्टल लेवल तक पहुंचा दिया था, वो भी बहुत ही ज्यादा कम समय में। अब यहाँ साथ ही वो कैट कहती है कि मास्टर लीवाई ने जाने से पहले आपके लिए एक स्पेशल बुक भी दी थी, जिसमें उन्होंने अपने सारे सीक्रेट टेक्निक्स लेके हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारी टेक्निक्स सीखकर मास्टर लीवाई की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। जिसके साथ ही उसने किन्यू को एक स्पेशल बुक पकड़ा दी थी, और इसके अंदर स्टीलर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स लिखी हुई है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर किन्यू के फादर किंग डाई पर आ जाता है, जो कि अपनी आर्मी को लेकर चू डायनेस्टी पर हमला करने के लिए जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ किंग जेंग बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो अपने कैलेंडर पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुमने तो कहा था कि किंग फैमिली इतनी जल्दी हम लोगों पर हमला नहीं कर सकती। साथ ही साथ किंग जेंग को ये भी मालूम हो जाता है कि उसके साथी धीरे धीरे करके उसका साथ छोड़ रहे हैं, जो बात तो उसे और भी ज्यादा पागल कर देती है। इसलिए वो अपने एल्डर पर गुस्सा निकालते हुए कहता है कि आखिर वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तो गुस्से से पागल होता जा रहा था, जिस पर उसकी गुलाम यूनफी उसे आकर शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन वो काफी ज्यादा गुस्से में उसे मारकर दूर हटा देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर किन्यू पर आ जाता है, जो कि उस स्टीलर ट्रांसफॉर्मेशन की बुक को देखकर कह रहा था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो तीनों डायग्राम सिर्फ यहाँ तक पहुँचने की चाबी थी। साथ ही साथ यहाँ पर किन्यू मास्टर लीवाई के बारे में और जानना चाहता था, जिस पर वो एआई कैट किन्यू को मास्टर लीवाई का एक होलोग्राम दिखाती है, जो कि किन्यू से कहता है कि अगर तुम ये देख रहे हो तो इसका मतलब अब तक मैं मर चुका हूँ, और जो तुमने 3 डायग्राम सीखी थी यहाँ तक पहुँचने के लिए, वो तो सिर्फ मेरी टेक्निक का एक छोटा सा नमूना है। ये सुनकर तो किन्यू अब स्टीलर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स में और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया था, क्योंकि वो जानता था कि वो तीनों डायग्राम्स कितनी ज्यादा पावरफुल हैं। साथ ही मास्टर लीवाई कहते हैं कि इन टेक्निक्स को मैंने खुद ही इन यूनिवर्स में ट्रैवल करके क्रिएट किया, इससे पहले ये एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मैंने अब तक की जितनी भी स्टीलर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक सीखी है वो सारी की सारी मैंने इस बुक में लिख दी है, जो कि तुम्हारे हाथ में है। ये देखकर तो किन्यू काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि उसके हाथ में वो पावर्स थी जिसकी मदद से वो इमोर्टल लेवल तक पहुंच सकता है। ये जानकर वो काफी ज्यादा खुश होते हुए मास्टर को ग्रीट करते हुए कहता है कि मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं मिस्टीरियस स्टीलर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स को क्रिएट करने वाले से मिल पा रहा हूँ। इसके बाद मास्टर लीवाई किन्यू से कहते हैं कि स्टीलर ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेशन के 6 रेल्म्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट का नेम है नेबुला, सेकंड का नाम मीटियोर, थर्ड का नाम कोर्स, इसी तरह फोर्थ स्टेज का नेम है प्लेनेट, फिफ्थ का नेम सोलर, और सिक्स्थ का नेम है स्टार। ये सारे के सारे स्टेज एक से बढ़कर एक ज्यादा पावरफुल है, जिसको तुम स्टीलर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स की मदद से अचीव कर सकते हो। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर मास्टर लीवाई किन्यू को वार्निंग देते हुए कहते हैं कि अगर तुमने इन टेक्निक्स को परफॉर्म करते हुए बीच में छोड़ दिया या फिर तुमने फेल कर दिया, तब तुम्हारी सोल और बॉडी दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और ये कहने के बाद मास्टर लीवाई का होलोग्राम वहाँ से गायब हो गया था। जिसके बाद हम किन्यू को देखते हैं, जिसने उस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को एक्सेप्ट कर लिया था। वो कहता है कि मैं इसके थ्रू कल्टीवेशन जरूर करूंगा। किन्यू यहाँ सेबल से कहता है कि मुझे कुछ भी करके खुद को नेबुला रेल्म तक पहुँचाना होगा, जिसके बाद ही हम वापस अपने घर जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे स्टीलर ट्रांसफॉर्मेशन बुक का इस्तेमाल करके खुद की कल्टीवेशन शुरू कर देनी चाहिए। ये सुनकर वो एआई कैट यहाँ पर किन्यू को एक रिंग भी पकड़ा
देती है जिसका नाम था स्पेस रिंग। साथ ही साथ वो कैट किन्यू से कहती है कि मास्टर लीवाई ने जाते वक्त बुक के साथ साथ ये रिंग भी आपके लिए छोड़ी थी जो कि आपकी कल्टीवेशन में बहुत मदद कर सकती है। किन्यू यहाँ उस रिंग को भी अपने पास रख लेता है, जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किन्यू उस बुक की मदद से खुद की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और इस तरह प्रैक्टिस करते करते उसने कई नई पावर्स भी अचीव कर ली थी, जिनकी लिमिट और पावर टेस्ट करने के लिए वो वुल्फ बीस्ट के साथ फाइट करने के लिए पहुंच गया था। साथ ही यहाँ पर आप सेबल को भी देखते हैं जो कि किन्यू के साथ मिलकर उन वुल्फ बीस्ट के साथ फाइट कर रहा था। यहाँ काफी देर ये फाइट चलती है, जिसके दौरान अचानक ही हम देखते हैं कि सेबल का 4x9 ट्राइबोल्यूशन एग्जाम एक्टिवेट हो गया था, जो देखकर तो किन्यू पूरी तरीके से शॉक हो गया था क्योंकि वो नहीं जानता था कि क्या बर्ड्स का भी हेवन ट्राइबोल्यूशन एग्जाम होता है। पर अब जब ये एग्जाम शुरू हो गया तो किन्यू सेबल की मदद करने शुरू कर देता है ताकि वो आसानी के साथ अपने टेस्ट को पास कर सके। जबकि इसी फाइट के दौरान हम देखते हैं कि अब किन्यू का भी 4x9 ट्राइबोल्यूशन एग्जाम शुरू हो गया था। ये दोनों यहाँ इन वुल्फ्स के साथ फाइट करते हुए बारी बारी अपने 4x9 ट्राइबोल्यूशन एग्जाम को भी पास कर रहे थे, जहाँ हेवन की तरफ से इन लोगों पर लाइटनिंग गिर रही थी। इस तरह से फाइट के दौरान खुद की कल्टीवेशन एग्जाम को पास करना इन दोनों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी ये दोनों एक दूसरे का बारी बारी साथ देते हुए आखिरकार उस एग्जाम को पास कर लेते हैं, जिसकी वजह से किन्यू ने अपने थर्ड स्टेज को अचीव कर लिया था। जबकि दूसरी तरफ सेबल को हम देखते हैं जो कि पूरी तरह से इवॉल्व होकर एक नया ही रूप ले लेता है। साथ ही साथ अब यहाँ इन दोनों के पास ही कई सारी न्यू अमेजिंग पावर्स आ चुकी थी क्योंकि ये दोनों ही इमॉर्टल रैम तक पहुंच चुके हैं और यहाँ इन दोनों की ये न्यू अमेजिंग पावर्स देखकर तो वो वुल्फ काफी ज्यादा घबरा गए थे क्योंकि अब ये दोनों जैसे अपने पावर्स को कंबाइन करके उन वुल्फ डीमंस पर अटैक करते हैं, इनका ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि ये वहाँ के पर मौजूद सारी चट्टानों को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से उन ब्लू वुल्फ डीमंस की तो ये देखकर हालत ही खराब हो गई थी और इसीलिए वो लोग डर के मारे यहाँ से वापस भाग जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किन्यू और सेबल एक पहाड़ी की चोटी पर जाकर बैठकर कल्टीवेशन कर रहे थे कि तभी कल्टीवेशन के दौरान अचानक किन्यू को सेबल की आवाज अपने माइंड में सुनाई देती है, जो सुनकर किन्यू तो काफी ज्यादा शॉक हो गया था। लेकिन सेबल उसे बताता है कि एवोल्यूशन के बाद मेरे पास टेलीपैथी की पावर आ चुकी है, यानी कि हम दोनों माइंड टू माइंड आपस में बातें कर सकते हैं। यहाँ ये जानकर किन्यू को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, जबकि साथ ही साथ सेबल बताते हैं कि मैंने बचपन से ही तुम्हें अपना बड़ा भाई माना है, तुम चाहे जो भी करो मैं हमेशा हर मुश्किल में तुम्हारा साथ देता रहूंगा। ये सुनकर तो किन्यू को बहुत ज्यादा खुशी होती है क्योंकि अब उसे अपना एक छोटा भाई मिल चुका था जो कि हमेशा उसका साथ दे रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों वहीं पर बैठकर कई हफ्तों तक कल्टीवेशन कर रहे थे, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि किन्यू ने आखिरकार नेबुला रैम को अचीव कर ही लिया था। यहाँ नेबुला रैम तक पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि किन्यू वापस उसी एआई कैट के पास चला गया था, जहाँ वो उसे बताता है कि मैंने नेबुला रैम अचीव कर लिया, मैं वापस जाने वाला हूँ। लेकिन वापस जाने से पहले वो एआई कैट यहाँ पर किन्यू को बहुत सारे क्रिस्टल दिखाती है, जिनमें से वो बताती है कि ये मास्टर लीवाई ने आपके लिए छोड़े हैं। ये क्रिस्टल इस यूनिवर्स की सबसे ज्यादा पावरफुल क्रिस्टल है, इनमें से एक को चूज करके आप अपने वेपन की पावर्स को अपग्रेड कर सकते हो। जो सुनकर किन्यू काफी ज्यादा सोचने के बाद आखिरकार उनमें से एक क्रिस्टल को चूज कर लेता है, जिसका इस्तेमाल करके वो खुद के डैगर को अभी अपग्रेड करने वाला था। अभी साथ खड़ा सेबल भी किन्यू से कहता है कि बड़े भाई मुझे भी एक क्रिस्टल चाहिए, मुझे भी अपनी एक सीक्रेट टेक्निक को प्रैक्टिस करना है जिसके लिए मुझे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर किन्यू एक क्रिस्टल लेकर सेबल को भी दे देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों वापस अपने घर के लिए रवाना हो चुके थे। दूसरी तरफ हम किन्यू के फादर को देखते हैं जो कि अपनी आर्मी को लेकर चू किंगडम की टेरिटरीज पर लगातार अटैक्स कर रहा था और इसी वजह से उसने काफी सारे इलाकों को अपने कब्जे में भी ले लिया था। साथ ही साथ किंग जैंग के साथी बारी बारी करके उसे इस मुश्किल सिचुएशन में अकेला छोड़कर जा रहे थे, जबकि यहाँ दूसरी तरफ किंग डाई के साथ इसका बिल्कुल उलट हो रहा था क्योंकि लोग उसकी टीम में शामिल हो रहे थे। बिल्कुल इसी तरह हम देखते कि किंग डाई एक दिन चू डायनेस्टी की एक फैमिली के पास जाता है जिसे किंग जैंग ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। वो लोग किंग डाई को बताते हैं कि किंग जैंग ने हमारे साथ कितना सारा बुरा किया और इसीलिए वो किंग डाई का साथ देंगे। साथ ही साथ वो अपनी फैमिली की सोच भी उन्हें पकड़ा देते हैं ताकि वो जंग में उस तलवार का इस्तेमाल करके किंग जैंग से उनका बदला ले सके। यहाँ इसी वजह से धीरे धीरे किंग डाई की आर्मी अब पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी क्योंकि छोटी छोटी फैमिलीज उनकी आर्मी में जुड़ रही थी और इसी वजह से किंग डाई पहले से भी ज्यादा तेजी के साथ चू डायनेस्टी पर हमला करके उनकी टेरिटरीज को अपने कब्जे में ले रहे थे। यहाँ ये सारी खबरें किंग जैंग तक भी पहुंच रही थी और इसी वजह से वो डर के मारे काफी ज्यादा घबराया हुआ था। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी क्योंकि आधे से ज्यादा चू डायनेस्टी पर तो किंग डाई ने अपना कब्जा कर ही लिया था और किंग जैंग अपने इलाके को छुड़वाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था कि तभी अचानक हम देखते कि किंग जैंग के 4 फादर वहाँ पर आ चुके थे जिनका नाम था मास्टर यांग। वो आते हुए काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे। वो जैंग से कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा लापरवाह इंसान हो, आज तक मैंने तुमसे ज्यादा यूजलेस इंसान नहीं देखा, तुम्हें चू डायनेस्टी का किंग बनाना मेरी अब तक की सबसे बड़ी गलती है। और ये कहकर वो उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। जो सुनकर किंग जैंग यूनफी को लेकर वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी पीछे से मास्टर यांग आवाज लगाते हुए कहते हैं कि इस लड़की को यहीं पर छोड़ कर जाओ। ये सुनकर तो यूनफी और मास्टर जैंग दोनों ही काफी ज्यादा घबरा गए थे, लेकिन वो मास्टर यांग के सामने कुछ भी नहीं कह सकते थे, इसलिए किंग जैंग अकेले वहाँ से चला जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मास्टर यंग अपने साथ वुडी को लेकर किन आर्मी की फौज की तरफ निकल चुका था, जहां पहुंचने के बाद वो वहां पर मौजूद सारी फौज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। यहाँ दूसरी तरफ किंडाई को भी ये खबर मिल चुकी थी, इसलिए वो उस जगह की तरफ खुद ही रवाना हो गया था। पर जाने से पहले वो अपने एक बॉक्स अपने असिस्टेंट को पकड़ा देता है, जिसमें इन्फॉर्मेशन लिखी थी अगर मुझे कुछ हो गया तो आगे क्या किया जाएगा। यहाँ उनके निकलने के बाद दूसरी तरफ किन्नी और सेबल को भी हम देखते हैं जो कि वापस अपने महल तक पहुंच चुके थे और उनके महल वाले सिपाही इन दोनों को यहाँ पर जिंदा देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही साथ वो लोग किन्नियों को इस जंग के बारे में बताते हैं कि कैसे किंग डाई ने चू डायनेस्टी पर हमला कर दिया और अब वो मास्टर यंग और वुडी का सामना करने के लिए अकेले चले गए हैं। ये सुनकर तो किन्नियो अपने फादर के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, इसलिए वो भी फौरन अपने फादर की तरफ रवाना हो जाता है ताकि वो वहाँ तक पहुँच उनकी मदद कर सके। इसके बाद सी शिफ्ट होकर यहाँ किंग डाई पर आ जाता है जो की मास्टर यंग के सामने खड़ा था। मास्टर यंग किंग डाई से कहता है कि तुमने अब तक जो किया, अगर तुम यहाँ से वापस चले जाओ तो मैं वो सब भूल जाऊंगा। तुमने और तुम्हारी फौज ने अब तक के जितने भी इलाकों को जीता है मैं वो तुमसे वापस भी नहीं लूंगा, बस तुम्हें आगे से मेरा गुलाम बनकर रहना होगा। जिस पर किंडाई कहते हैं कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा जब हम लोग जीतने की कगार पर आ चुके हैं। मास्टर यंग कहते हैं अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी आर्मी के साथ क्या कर सकता हूँ। मेरी पावर इतनी ज्यादा है कि मैं यहाँ पर तुम्हें अकेले ही जान से मार डालूंगा, जबकि साथ ही साथ तुम्हारी ये आर्मी भी जिंदा नहीं बचेगी। किंडाई कहता है कि हाँ, मुझे ये बात अच्छे से मालूम है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन मेरी सारी इलाकों की आर्मी है, तुम उसका मुकाबला अकेले नहीं कर सकते। अगर हमें डील करनी ही है तो हमें बराबर की डील करनी होगी। तुम्हें वादा करना होगा कि आज के बाद तुम मेरी किंग फैमिली को कभी भी परेशान नहीं करोगे और बदले में मैं अपनी आर्मी को यहीं पर ही रुक जाने का हुक्म दे दूंगा। तो बताओ क्या तुम्हें मेरी ये डील मंजूर है? किंडाई यहाँ पर ये डील असल में इसलिए कर रहा था क्योंकि अंदर ही अंदर वो काफी ज्यादा घबरा चुके थे। वो जानते थे कि मास्टर यंग वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ मास्टर यंग यहाँ किंडाई की ये सारी बातें सुनकर कहता है ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी आर्मी को कुछ भी नहीं होगा। ये सुनकर किंग डाई ने अपनी आर्मी को पीछे हटने का हुक्म दे दिया था, लेकिन असल में ये सारी की सारी मास्टर यंग की चाल थी, क्योंकि वो पीछे से अपनी आर्मी बेचकर किंग डाई की सारी आर्मी को मरवाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ किंग डाई को ये सब मालूम नहीं था कि उसकी आर्मी मारी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी वो चुप बैठा था। वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि असल में किंग डाई को अंदर ही अंदर मास्टर यंग से घबराहट महसूस हो रही थी। यहाँ पर ये सब चल ही रहा था कि तभी अचानक वहाँ पर किन्यू भी आ जाता है। अपने बेटे को तो यहाँ इतने समय बाद देखकर किंग डाई काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी और साथ ही साथ उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर किन्यू जिंदा कैसे है। लेकिन साथ ही साथ उन्हें ये बात काफी ज्यादा खुश भी कर देती है, जिसकी वजह से वो लोग जश्न मनाते हुए ड्रिंक पी रहे थे, जबकि साथ ही साथ किन्यू इन सब लोगों को बता रहा था कि मेरे साथ वहाँ पर क्या क्या हुआ। यहाँ किन्यू की ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर मौजूद सब लोग उसकी तारीफें कर रहे थे। जिसके बाद किन्यू अपने फादर और अपने भाइयों से सवाल करता है कि चू डायनेस्टी ने हमें धोखा दिया और वो साथ ही साथ हमारे सोल्जर्स को भी धीरे धीरे करके मार रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर आप लोग कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे। जिस पर किंग डाई बताता है कि मास्टर यंग वापस लौट आया है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अगर हमने कुछ भी किया तो वो मेरी पूरी की पूरी आर्मी को खत्म कर सकता है। यहाँ ये सब सुनकर किन्यू समझ गया था कि मास्टर यंग मेरी फैमिली के लिए खतरा है, इसलिए मुझे कुछ भी करके उसे जान से मारना ही होगा। वो भी यहाँ पर ये सब सोच रहा था कि तभी सेबल उसे माइंड के थ्रू बताता है कि मैंने अपनी एक सीक्रेट टेक्निक सीखी है जिसकी मदद से मैं मास्टर यंग को काफी ज्यादा वीक कर सकता हूँ। अगर मैं सूरज ग्रीन की वक्त इस टेक्निक का इस्तेमाल करूँ तो मास्टर यंग काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाएंगे और तब मौका पाकर तुम उन्हें जान से मार सकते हो। ये प्लान किन्यू को भी काफी ज्यादा पसंद आ जाता है। इसके बाद अगले दिन किंग डाई को एक खत मिलता है जो कि किन्यू ने लिखा था। उस खत में किन्यू लिखता है कि मैं जानता हूँ कि मास्टर यंग बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी जानता हूँ कि उसके जिंदा रहते हुए मेरी फैमिली सेफ नहीं रह सकती, इसलिए मैं उसे मारने के लिए जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी इस बात से निराश नहीं होंगे। ये सुनकर तो किंग डाई बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए थे। वो जानते थे कि अगर किन्यू ने ऐसा करने की कोशिश की तो वो जान से मारा जाएगा। वो अपने बेटे को दोबारा से खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो भी मास्टर योंजी के साथ फैसला करता है कि हमें किन्यू की जान बचानी होगी। जिसके बाद वो अपनी किंगडम की जिम्मेदारी अपने बेटे को संभालने के लिए दे देता है। साथ ही किंग डाई अपने बेटों से कहता है कि बेटा मुझे तुम दोनों पर बहुत ज्यादा फख्र है, और ये कहने के बाद वो लोग किन्यू के पीछे रवाना हो गए थे। जबकि दूसरी तरफ चू डायनेस्टी में हम किन्यू को देखते हैं जो कि सबसे पहले वुडी से जाकर मुलाकात करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि किन्यू की रफ्तार बहुत ज्यादा हाई थी, इसलिए वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए वुडी पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसमें कुछ ही अटैक्स के दौरान उसने वुडी को जान से मार डाला था। यहाँ वुडी को इतनी आसानी के साथ मार देने के बाद किन्यू उसका वेपन लेकर सीधा मास्टर यंग के पास चला जाता है, जहाँ वो उसका वेपन बड़ी तेजी के साथ मास्टर यंग के सामने फेंकते हुए कहता है कि अब तुम्हारी बारी। ये देखकर तो मास्टर यंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो किन्यू के सामने आकर कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने वुडी को जान से कैसे मार डाला। तुम शायद नहीं जानते कि तुम
तुमने यहाँ पर आकर कितनी बड़ी गलती कर दिया, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और ये कहकर मास्टर यांग किन्यू पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जबकि दूसरी तरफ किन्यू ने भी मास्टर यांग पर हमला करना शुरू कर दिया था। और यहाँ हमें इन दोनों के दरमियान एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है, जो कि लगातार कई देर तक चलती रहती है। बीच में यहाँ सिबल भी किन्यू की मदद कर रहा था। किन्यू और मास्टर यांग दोनों एक दूसरे पर कई सारे अटैक्स करते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। इवन कि दोनों बहुत ज्यादा इंटरनली और एक्सटर्नली डैमेज भी हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन दोनों के सर पर जीतने का भूत सवार था। तभी इस फाइट के दौरान सिबल एक मौका पाते हुए अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिससे टकराने की वजह से मास्टर यांग काफी बुरी तरीके से घायल हो चुके थे। और साथ ही साथ यहाँ पर किन्यू भी अपनी निबुला रन की एक मीटियोर स्ट्राइक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से अब तो मास्टर यांग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो जानता था कि इस डैमेज की वजह से मैं जिंदा नहीं बच सकता, और इसलिए वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो चुका था। यह इस ब्लास्ट के साथ ही किन्यू के फादर और अंकल भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर युनजी वहाँ पर चारों तरफ किन्यू को स्कैन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें किन्यू की एनर्जी कहीं पर भी नहीं महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि शायद हमने किन्यू को एक बार फिर से खो दिया। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि किन्यू पानी से निकलकर बाहर आ जाता है, जिसकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब थी, और वो इसी कमजोरी की वजह से वहाँ पर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ किंडाई जिसे लग रहा था कि उसका बेटा मर चुका है, वो अपने बेटे को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो फौरन से अपने बेटे को लेकर वापस अपने किंगडम तक आ जाता है, जिसके बाद हमें नेक्स्ट कुछ दिनों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें मालूम होता है कि किन एम्पायर ने चू डायनेस्टी पर कब्जा कर लिया। लेकिन इससे पहले कि वो लोग किंग ज़ैंग को अपना बंदी बना पाते, तभी किंग ज़ैंग जहर पीकर खुद को मार लेता है। साथ ही साथ यूनफी ने भी जहर पी लिया था, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल भी गुलाम नहीं बनना चाहते थे। लेकिन किंडाई को इस बात से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, उसे तो बस इस बात की खुशी थी कि उसने अपनी बीवी और अपने किंगडम का बदला ले लिया है। यहाँ हम देखते कि किंग डायनेस्टी जीत जाने की खुशी में जश्न मना रही थी, और इसमें किन्यू भी काफी जरा खुश दिखाई दे रहा था। लेकिन अब अपनी फैमिली के साथ थोड़ा वक्त गुजारने के बाद किन्यू कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे अपनी कल्टीवेशन के लिए यहाँ से आगे के सफर के लिए रवाना होना ही होगा। क्योंकि दोस्तों हमें ये बात अच्छे से मालूम है कि अगर एक बार किसी ने स्टीलर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर दिया, तो वो इसे बीच में नहीं छोड़ सकता, या फिर वो इसे फेल नहीं कर सकता, नहीं तो इसकी वजह से उसकी सोल और बॉडी दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब ये सुनकर उसकी फैमिली उसे जाने के लिए इजाजत दे देती है, जिसके बाद किन्यू भी अपने मेन लैंड को छोड़कर अपने आगे के सफर पर निकल जाता है। रास्ते में हम देखते हैं कि वो अपने पास से एक मैप निकलता है, जो कि उसके फादर ने दिया था। साथ ही साथ किन्यू के फादर उसे बताते हैं कि इस दुनिया में 3 तरह के कल्टीवेटर्स होते हैं। सबसे पहले डेवल कल्टीवेटर्स, फिर बेस्ट कल्टीवेटर्स, और थर्ड में आते हैं इमोर्टल कल्टीवेटर्स। हम लोग इमोर्टल कल्टीवेटर्स है, जबकि इमोर्टल कल्टीवेटर और डेवल कल्टीवेटर्स की आपस में कभी नहीं बनती। ये दोनों हमेशा एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं, जबकि इन सब में से ज्यादा पावरफुल है बीस्ट कल्टीवेटर्स। तुम्हें हमेशा उनसे सावधान रहना होगा। यहाँ किन्यू ये सारी बातें याद करते हुए पानी के ऊपर से गुजर ही रहा था कि तभी पानी के अंदर से एक ऑक्टोपस निकलकर फौरन से इन लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है, जो कि असल में एक बीस्ट कल्टीवेटर्स था। लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि सेबल बहुत ही आसानी के साथ उसे जान से मारकर उसका क्रिस्टल लाकर किन्यू को दे देता है। उसके लिए उसे मारना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। यह इन्हें लगता है कि इस ऑक्टोपस को मारकर ये लोग वहाँ से बहुत ही आसानी के साथ निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों के अंदर बहुत सारे ऑक्टोपस इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। किन्यू उन सबका अकेले सामना नहीं कर सकता था, इसलिए वो सेबल के साथ पानी के अंदर कूद जाता है। जहाँ पानी के अंदर हम देखते हैं कि उन ऑक्टोपस की रानी भी वहाँ पर आ चुकी थी, जिसका नाम था संगमो, और वो यहाँ पर किन्यू से कहती है कि तुमने मेरे बेटे को जान से मार डाला, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, अब मुझे अपने बेटे का बदला लेना होगा। जिसके बाद वो अपने 16 सितारा साथियों के साथ मिलकर किन्यू पर हमला करना शुरू कर देती है। यहाँ उसके साथ फाइट के दौरान किन्यू को एक बात तो अच्छे से मालूम हो जाती है कि संगमो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये मास्टर यांग से भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैं और सेबल फिलहाल इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हुए कि हम दोनों इन सब लोगों को यहाँ पर हरा सके, इसलिए वो सेबल से कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा। हम दोनों बेशक ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए मुझे संगमो और उसके साथियों का ध्यान भटकाना होगा। जिस मौके का फायदा उठाकर तुम यहाँ से निकल जाना, फिर तुम बाद में अच्छे से तैयार होकर मुझे वापस बचाने के लिए आ सकते हो। यहाँ सेबल उसकी ये बात नहीं मान रहा था, लेकिन किन्यू से इंसिस्ट करके आखिरकार मनवा ही लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किन्यू ने संगमो और उसके साथियों पर हमला करके उन्हें अपने पीछे लगा दिया था, जबकि दूसरी तरफ मौका पाकर सेबल वहाँ से फौरन निकल जाता है। इसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि संगमो तो किन्यू का पीछा ही नहीं छोड़ रही थी, इसलिए किन्यू को मजबूरन एक ज्वालामुखी से जाकर टकराना पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ चारों तरफ धुआं फैल चुका था। और इस धुएं का फायदा उठाकर किन्यू वहाँ से अपनी जान बचाकर निकल जाता है, जिसकी वजह से संगमो वापस अपने महल आ चुकी थी। लेकिन उसका गुस्सा बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ था, इसलिए वो अपने सारे के सारे सिपाहियों से कहती है कि जो भी उसे पकड़कर लाएगा मैं उसे अपना अमेजिंग वेपन दूंगी, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ इस अमेजिंग वेपन के बारे में सुनकर किन्यू के पीछे बहुत सारे सैनिक उसकी तलाश करने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम किन्यू को देखते हैं, जिसने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल किया था, और इसी वजह से उसकी बॉडी बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी, लेकिन वो मीटियोर स्टोन उसकी बॉडी को हील कर रहा था। यहाँ हील होने के बाद हम देखते हैं कि किन्यू ऑक्टोपस के क्रिस्टल को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पानी के अंदर बैठकर ऐसा नहीं
नहीं कर पाता, जो बात उसे काफी ज्यादा हैरान कर देती है। इसलिए वो अपनी स्पेस रिंग का इस्तेमाल करके उससे एआई कैट से बात करता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें वाटर इन्वायरमेंट की कल्टीवेशन के बारे में कुछ मालूम है? मुझे तो यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जिस पर वो एआई कैट यहाँ पर किन्यू को एक सोल कंट्रोलर के नाम से टेक्निक देती है, जिसका इस्तेमाल करके वो वाटर की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। इस इन्फॉर्मेशन की वजह से किन्यू को मालूम हो जाता है कि वाटर में बैठकर कल्टीवेशन कैसे करनी है। साथ ही साथ उसे ये भी मालूम हो जाता है कि पानी के अंदर आपको एक टोकन की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास वो टोकन मौजूद हो तो आपको कोई भी बीस्ट कुछ भी नहीं कह सकता, यानी कि आपकी सेफ्टी की गारंटी पक्की हो जाएगी। साथ ही वो एआई कैट यहाँ पर किन्यू से कहती है कि अगर आपने ये सोल कंट्रोल टेक्निक सीख ली तब आप अपने ऑरा को भी चेंज कर सकते हो, यानी कि कोई आपको पहचान भी नहीं पाएगा। किन्यू तो ये सुनकर और भी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहीं पर बैठकर उस टेक्निक को प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है कि तभी अचानक वहाँ पर दो वॉरियर्स आ चुके थे, जो कि यूं है जहाँ उसके पास अब बचने का कोई भी रास्ता नहीं था और वहाँ वो दोनों डीमन एक साथ उस पर हमला करने ही वाले थे। लेकिन तभी अचानक सिबल वहाँ पर पहुंच जाता है, जिसने किन्यू की जान बचा ली थी और अब सिबल पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका था। यह रास्ते में छुपते छुपाते किन्यू और सिबल एक दूसरे के साथ मिलकर प्लान बनाते हैं कि हमें कुछ भी करके एक दूसरे से अलग जाना होगा, ताकि हम इन दोनों वॉरियर को भी एक दूसरे से अलग कर सके। इस तरह से हमें इन दोनों को मारने में काफी ज्यादा आसानी होगी और एक बार मैं इन दोनों में से एक वॉरियर को मार डालूं तब हम दोनों रेड केव के सामने मिलेंगे, जहाँ पर फिर हम दोनों मिलकर एक दूसरे को भी जान से मार डालेंगे। ये प्लान यहाँ इन दोनों को काफी ज्यादा पसंद आ गया था, इसलिए ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों वॉरियर्स ने भी एक के पीछे भागना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ फाइट के दौरान हम देखते हैं कि वो दोनों के दोनों वॉरियर अपने बीस्ट फॉर्म यानी कि स्नेक में बदल जाते हैं, जिसकी वजह से अब इन दोनों को और भी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। लेकिन सिबल इस फाइट के दौरान मौका पाकर अपने फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है, जिसकी वजह से उसे उस वॉरियर को काफी बुरी तरीके से डैमेज भी कर दिया था, पर इसके बावजूद भी वो वॉरियर उसका पीछा नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ हम किन्यू को देखते हैं, जो कि उस स्नेक बीस्ट को अपने पीछे लेकर जाकर एक टोर्नेडो के पास पहुंच गया था, जहाँ पर बहुत ज्यादा पॉइजन है। इस पॉइजन की वजह से शुरू में तो किन्यू को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन तभी अचानक वो अपना ऑरा रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से अब वो पॉइजन उस पर असर नहीं कर रहा था। यहाँ आखिरकार किन्यू जानता था कि मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं, मुझे फाइट करनी ही होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि किन्यू और उस बीस्ट के दरमियान एक जबरदस्त फाइट शुरू हो गई थी। यहाँ ये फाइट काफी ज्यादा देर तक चलती है, जिसके दौरान किन्यू मौका पाकर अपने रेड स्टोन से बने हुए सोड का इस्तेमाल करते हुए बड़ी तेजी के साथ काई टेक्निक से उस बीस्ट का गला काट देता है, जिसकी वजह से वो बीस्ट तो वहाँ पर मर गया था। साथ ही साथ किन्यू उसका क्रिस्टल भी ले लेता है, लेकिन अब किन्यू की भी हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो भी अपनी जगह पर बेहोश हो जाता है, जबकि साथ ही साथ मीटियोर स्टोन उसे हील भी कर रहा था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक और बीस्ट पर आ जाता है, जो कि एक अर्थ सील पजल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर वही बीस्ट आ जाता है, जो कि सिबल का पीछा कर रहा था। वो उस लीडर बीस्ट से कहता है कि फर्स्ट ब्रदर, हमारे थर्ड ब्रदर को एक इमोर्टल कल्टीवेटर ने मार दिया है, जो सुनकर उस लीडर बीस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो उससे सवाल करता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, क्या तुम जानते भी हो कि वो इंसान कौन है और उसका पावर लेवल क्या था? जो सुनकर वो बीस्ट कहता है कि असल में वो अभी तक युवान यिंग लैंड तक नहीं पहुंचा था। ये सुनकर तो उस लीडर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो कहता है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम दोनों मिलकर एक ऐसे कल्टीवेटर को नहीं मार पाए जो कि अभी तक सिर्फ युवान यिंग लैंड तक भी नहीं पहुंचा। मुझे तुम लोगों को अपने भाई कहकर शर्म आती है। ये कहने के बाद वो लीडर भी अपनी पूरी की पूरी सेना सिबल और किन्यू की तलाश में लगा देती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ किन्यू पर आ गया था, जो कि समंदर के बाहर किनारे पर एक घर में मौजूद था। वो होश में आने के बाद खुद को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। साथ ही साथ वो अपने सामने एक थर्ड लेवल के कल्टीवेटर को देखता है, जिसका नाम है जियांग लियान। किन्यू मास्टर लियान की तरफ जाकर उन्हें ग्रीट करने के बाद उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस पर मास्टर लियान कहते हैं कि मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई। तभी अचानक वहाँ पीछे से एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की जियांग आ जाती है, जिसे देखकर तो किन्यू के दिल में प्यार की घंटी बज गई थी। किन्यू तो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार से देख रहा था। तभी मास्टर लियान कहते हैं कि इससे मिलो, ये है मेरी सबसे बड़ी बेटी जियांग ली, जिसने तुम्हारी जान बचाई। किन्यू तो यहाँ पर मास्टर लियान की बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था, क्योंकि उसकी सारी की सारी नजर तो जियांग ली पर ही अटकी हुई थी। वो फौरन ही अड़पड़ाहट के साथ खड़ा होकर कहता है कि मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस पर जियांग ली कहती है कि नहीं, मेरा शुक्रिया अदा करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तो सिर्फ तुम्हें उठाकर यहाँ तक लेकर आई थी, बाकी तो तुम खुद ब खुद ही हील हो चुके थे। मैंने तुम्हें बचाने में ज्यादा कुछ नहीं किया। और ये सब कहने के बाद वो किन्यू से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन लेने के लिए जा रही हूँ, तब तक तुम मास्टर लियान के साथ बातें कर सकते हो। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अचानक ही वहाँ पर एक मंकी बीस्ट आ गया था, जो कि आते साथ ही फौरन से किन्यू पर हमला करना शुरू कर देता है। किन्यू भी उसके साथ फाइट करने के लिए खुद को तैयार कर चुका था, लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं वो मंकी बीस्ट जिसका नाम हाउफी था, वो यहाँ किन्यू पर हंस भी रहा था। वो उससे कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ, जबकि तुम मेरे सामने बहुत ज्यादा कमजोर हो, और अगर तुम्हें इस बात में जरा सा भी शक है तो आकर आगे बढ़ो, मुझसे फाइट करो। हाउफी तो लगातार किन्यू को फाइट के लिए चैलेंज कर रहा था, लेकिन मास्टर लियान उसे डांटते हुए खामोश करा देते हैं। जिसके बाद किन्यू मास्टर लियान से कहता है कि क्या मुझे एक रूम मिल सकता है, क्योंकि मैं शांति के साथ बैठकर कल्टीवेशन करना चाहता हूँ। जो सुनकर मास्टर लियान उसे एक रूम दे देते हैं, लेकिन ये बात हाउफी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो गुस्सा होते हुए कहते हैं कि मैं आपके
आपके साथ इतने वक्त से रह रहा हूँ, लेकिन अभी तक आपने मुझे कोई रूम नहीं दिया, जबकि उसे आज सिर्फ एक ही दिन हुआ है और आपने उसे एक रूम दे दिया। ये सुनकर मास्टर लियान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वो तुम्हारा बड़ा भाई है और साथ ही साथ वो उसे वहाँ पर बर्तन धोने के लिए कह देते हैं, जिसके बाद वो भी वहाँ से चले गए थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ किन्यू पर आ जाता है, जो कि अपने रूम में बैठकर कल्टीवेशन करते हुए उसे सोल चेंज टेक्निक को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो अपने ऑरा को चेंज कर सके, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहा था। तभी वो एकेट वहाँ पर आकर किन्यू को बताती है कि इसके लिए तुम्हें अपने मन को पूरी तरीके से शांत करना होगा, जो कि अभी के लिए किन्यू नहीं कर पा रहा था। इसलिए किन्यू वहाँ से थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाता है। तभी उसके सामने हाफी दोबारा से आ गया था, जो कि किन्यू को फाइट के लिए चैलेंज करते हुए कहता है कि तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी और अगर तुमने मुझे फाइट में हरा दिया तब मैं तुम्हें अपना मास्टर बना लूंगा, तो बताओ क्या तुम्हें मंजूर है। यहाँ इससे पहले कि किन्यू हाँ या ना कह पाता, तभी हाफी उस पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से किन्यू भी मजबूरन उसके साथ फाइट करने लगता है। यहाँ हमें इन दोनों के दरमियान एक बहुत ही ज्यादा फनी पर जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है, जिसके दरमियान किन्यू को बहुत ही ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि हाफी वाकई में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट है। यहाँ इस फाइट के दौरान हम देखते हैं कि जियाली भी किन्यू की मदद कर रही थी। वो अपने म्यूजिक के जरिए किन्यू को एक हिंट दे देती है, जिसका इस्तेमाल करके किन्यू ने हाफी के स्टिक को पकड़ लिया था और इसी वजह से हाफी इस फाइट को हार जाता है। यहाँ हाफी हारने के बावजूद भी कहता है कि नहीं नहीं तुमने चीटिंग की है, इसलिए हम दोबारा से फाइट करेंगे, जिस पर किन्यू उसे साफ साफ मना कर देता है। उससे कहता है कि अब मेरा और फाइट करने का मूड नहीं है और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर यूं ही समय बीतता जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ पानी में हम सेबल को देखते हैं, जिसके पीछे कुछ बीस भी पड़े हुए थे और यहाँ वो माइंड कनेक्शन के थ्रू किन्यू से कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। किन्यू को ये बात जैसी सुनाई देती है वो फौरन से सेबल की मदद करने के लिए वहाँ से रवाना हो जाता है, लेकिन वो जगह बहुत ज्यादा दूर थी, इसलिए जियाली किन्यू की मदद करने के लिए वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल बना देती है, जिसकी मदद से किन्यू बहुत ही तेजी के साथ जाकर सेबल की जान बचाकर उसे वापस ले आता है। अब इसके बाद हम उसी रात का सीन देखते हैं, जहाँ किन्यू और सेबल काफी दिनों बाद एक दूसरे से मिले थे, इसलिए वो आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। जहाँ सेबल किन्यू को बताता है, जिसमें सेबल किन्यू को बताता है कि वहाँ समंदर के बीच मैंने एक स्पेशल टेक्निक सीखी है, जिसका इस्तेमाल करके मैं युवान यिंग लेवल के फर्स्ट कल्टीवेटर को बहुत ही आसानी के साथ हरा सकता हूँ। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि हम दोनों को मिलकर वापस उस पानी में जाना होगा, जहाँ हम दोनों मिलकर उन बीस्ट को हरा सकते हैं। ये सुनकर किन्यू सेबल से कहता है कि नहीं इतनी जल्दबाजी मत करो, अभी के लिए मुझे फिलहाल सोल कंट्रोल टेक्निक को सीखना होगा ताकि मैं अपने ऑरा को चेंज कर सकूं। उसके बाद ही हम एक अच्छा सा प्लान बनाकर उस पानी में वापस जाएंगे। ये सुनकर सेबल भी उसके साथ एग्री हो गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि किन्यू लगातार उस सोल चेंज टेक्निक को सीखने की प्रैक्टिस कर रहा था, ताकि वो अपने ऑरा को चेंज कर सके, लेकिन वो चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लेता वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इस टेक्निक की सबसे जरूरी बात तो यह है कि आपको अपने मन को शांत रखना होगा, जबकि किन्यू का मन तो पूरी तरीके से जियाली के काबू में आ चुका था। वो तो हर वक्त उसी के ख्यालों में खोया रहता था। ये बात सेबल भी देख लेता है, इसलिए वो किन्यू पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम हर वक्त जियाली के ख्वाबों में खोए रहते हो, फिर बड़ा तुम उस टेक्निक को कैसे सीखोगे। इसलिए मैं अकेले बीस आइसलैंड पर जा रहा हूँ। यहाँ सेबल के जाने के बाद किन्यू काफी ज्यादा अकेला फील कर रहा था, उसे काफी ज्यादा उदासी महसूस हो रही थी, इसलिए वो फैसला करता है अब चाहे जो मर्जी हो जाए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उस टेक्निक को जल्द से जल्द सीख लूं, ताकि मैं सेबल की मदद कर सकूं। यहाँ अपना इरादा पक्का करने की वजह से हम देखते हैं कि किन्यू कुछ 20 क्रिस्टल का इस्तेमाल करके खुद की कल्टीवेशन लेवल को बढ़ा रहा था और इसी तरह करते करते वो निबुला के लास्ट स्टेज पर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से इस बार वो जैसे ही सोल चेंज टेक्निक को प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है वो फोन से उससे सीख गया था। यहाँ इस सोल चेंज टेक्निक को सीख जाने की वजह से हम देखते हैं कि किन्यू का अपीयरेंस तो पूरी तरीके से बदल चुका था, ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे कि वो किन्यू है। इवन की मास्टर लियन भी पहली दफा उसे देखकर बिल्कुल पहचान नहीं पा रहे थे। तभी वहाँ हाफी आकर किन्यू को दोबारा से फाइट के लिए चैलेंज कर देता है, जिस पर इस बार किन्यू भी मान चुका था, क्योंकि अब इस बार तो किन्यू को भी अपनी न्यू पावर्स को टेस्ट करना था और इसलिए वो हाफी के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। यहाँ इन दोनों के दरमियान एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फाइट चल रही थी, जिसके दौरान हाफी महसूस करता है कि हाँ वाकई में किन्यू पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है, साथ ही साथ उसकी रफ्तार भी पहले से कई गुना ज्यादा तेज हो चुकी है। ये बात उसे अंदर ही अंदर काफी ज्यादा हैरान कर देती है, लेकिन वो मुंह पर थोड़ी ना मानने वाला था, इसलिए वो किन्यू से कहता है कि तुम्हें और थोड़ी सी मेहनत करनी होगी मुझे सरप्राइज करने के लिए। यहाँ इस फ्रेंडली फाइट के बाद किन्यू मास्टर लियन से कहता है कि अब मुझे सेबल की मदद करने के लिए जाना होगा, जहाँ हाफी कहता है कि मुझे भी आपके साथ चलना है, लेकिन मास्टर लियन उसे जाने से मना कर देते हैं, जिस पर किन्यू उनसे कहता है कि ठीक है आप इसे जाने दीजिए, वैसे भी इससे बाहर की दुनिया देखने का पूरा हक है। और साथ ही साथ किन्यू मास्टर लियन से कहता है कि आप फिक्र मत करो, मैं इसका पूरी तरीके से ख्याल रखूंगा, जिस पर मास्टर लियन उसके लिए मान जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ मास्टर लियन हाफी से कहते हैं कि हमेशा अपने गुस्से पर काबू रखना और अगर कभी मुश्किल में फंस जाओ तो अपनी स्टिक पर लिखे हुए अल्फाजों को दोहरा देना। अब यहाँ ये सारी नसीहतें मिलने के बाद किन्यू और हाफी दोनों ही 20 आइसलैंड की तरफ रवाना हो जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर 20 आइसलैंड के लीडर पर आ जाता है, जो कि अभी भी उसी बॉक्स पजल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। वो अपने मन ही मन में कहता है कि मुझे इसके जरिए से मालूम हो जाएगा कि वो लास्ट सोर्ड कहाँ पर है। असल में
वो यहाँ पर 9 सोर्स की तलाश कर रहा था, जो कि एक ट्रेजर की चाबी है। वो जानता था कि बाकी के सारे 8 सोर्स कहाँ पर मौजूद है, लेकिन लास्ट सोर्स के बारे में किसी को भी कुछ मालूम नहीं था, जिसका पजल इस बॉक्स के अंदर मौजूद है। लेकिन वो पिछले कई हफ्तों और महीनों से कोशिश कर रहा है, अभी तक वो इस पजल को सॉल्व नहीं कर पाया। दूसरी तरफ बाहर हम किन्यू और हाफी को देखते हैं, जो कि समंदर में आते हुए एक एलेक्सर के पास पहुंच गए थे और हाफी उस एलेक्सर को तोड़ लेता है। तभी वहाँ पर वही थर्ड बीस्ट अपने कुछ साथियों के साथ पहुंच गया था, जो कि हाफी से कहता है कि ये एलेक्सर प्लांट हमारा है, तो इसे जल्दी से जल्दी हमारे हवाले कर दो। लेकिन हम जानते हैं कि हाफी तो वैसे भी किसी की बात इतनी आसानी के साथ नहीं मानता, इसलिए वो उनसे कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हें ये एलेक्सर चाहिए तो इसके लिए तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। तो सुनकर वो सारे के सारे बीस्ट हाफी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। यहाँ इस फाइट के दौरान हम देखते हैं कि हाफी ने अपने स्टिक को बहुत ही ज्यादा बड़ा कर दिया था, जिसकी मदद से हाफी इन लोगों को काफी ज्यादा बुरी तरीके से पटक रहा था। और यहाँ इतनी ज्यादा मार खाने के बाद वो सब लोग हाफी से माफी मांगना शुरू कर देते हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर उस थर्ड बीस्ट को लगता है कि हाफी और किन्यू काफी ज्यादा पावरफुल है, तो क्यों ना मैं इन्हें अपनी टीम में शामिल कर लूं, ये हमारे काफी ज्यादा काम आ सकते हैं। ये सोचकर वो उन दोनों से कहते हैं कि ना तुम लोग मेरे साथ चलो, तुम अगर चाहो तो तुम मेरी रेड केव की गार्ड बांध सकती हो, जो कि काफी ज्यादा अच्छी पोजीशन होगी। ये सुनकर तो किन्यू काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो कहता है कि जितना हम अपने दुश्मन के ज्यादा करीब होंगे, उतना ही अच्छे से हमें सिबल के बारे में मालूम हो पाएगा। इसलिए वो इस बात के लिए एग्री कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो थर्ड बीस्ट यहाँ पर हाफी और किन्यू को लेकर अपने साथ मेंशन चला गया था। यहाँ मेंशन के अंदर आने के बाद किन्यू देखता है कि संगमू भी वहाँ पर पहले से मौजूद है, जो कि किन्यू को देखकर उस पर थोड़ा सा शकी भी हो जाती है। इसलिए वो फोन से किन्यू के लेवल को स्कैन करने की कोशिश करती है, लेकिन स्कैन करने पर उसे कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। इसलिए वो किन्यू से कहती है कि अगर तुम्हें हमारा हिस्सा बनना है तो तुम्हें अपना मास्क हटाना होगा, क्योंकि हम एक बार तुम्हारी शक्ल देखना चाहते हैं। पर किन्यू तो ऐसा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो कहता है कि नहीं, अगर ये गार्ड बनने के लिए कोई शर्त है तो मैं इसे कबूल नहीं करता और मैं ये गार्ड की नौकरी छोड़कर यहाँ से जा रहा हूँ। और असल में वहाँ पर मौजूद वो लीडर बीस्ट तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वो चाहता था कि किन्यू उसकी टीम में शामिल हो जाए, इसलिए वो संगमू से कहता है कि जरा इससे तमीज से पेश आओ, तुमने अगर दोबारा से उसे फ्रेंड करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। जिस पर संगमू कहती है कि नहीं, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, मैं तो बस उसके कल्टीवेशन लेवल के बारे में जानना चाहती हूँ। जो सुनकर अब किन्यू ने भी अपने ऑरा को रिलीज करना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ वो अपने डैगर को भी निकाल लेता है, जो कि रेड सोल से बना हुआ था। और अब सोल चेंज सीखने की वजह से वो पूरी तरीके से ब्लैक हो चुका था और वो इसी का इस्तेमाल करते हुए संगमू के साथ मस्ती करना शुरू कर देता है। तभी अचानक वहाँ पर बीस्ट लीडर भी आ चुका था, जो कि आते साथ ही किन्यू की रियल पावर्स देख लेता है और वो किन्यू से काफी ज्यादा इम्प्रेस भी हो चुका था, क्योंकि किन्यू वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक है। वो साथ ही साथ यहाँ पर सवाल करता है कि ये दोनों कौन है, जिस पर उसका भाई बताता है कि यहाँ पर मैं इन दोनों को रॉयल गार्ड बनाने के लिए लेकर आया हूँ। आपने बेशक इनकी रियल पावर्स देख ली होगी, तो आपका क्या फैसला है। जिस पर हम देखते हैं कि वो लीडर बीस्ट उन दोनों को रॉयल गार्ड्स बना देता है। साथ ही साथ उसने इन दोनों को कुछ न्यू टोकन्स भी दे दिए थे। इसके बाद वो किन्यू से कहता है कि तुम अपने साथ 4 गार्ड्स को लेकर उस सेबल का शिकार करने के लिए चला जाओ। ये सुनकर किन्यू वहाँ से अभी रवाना होने ही वाला था कि तभी हम देखते हैं कि संगमू मौका पाकर फौरन से उन 4 गार्ड्स के पास आ जाती है। वो उनसे कहती है कि तुम जरा इस लड़के से बचकर रहना, क्योंकि मुझे इस पर शक है कि ये वही सेबल के साथ वाला लड़का है। वो भी यहाँ पर इन लोगों को और भी कुछ बता रही थी कि तभी किन्यू वहाँ पर आ जाता है, जिसकी वजह से उसे मजबूरन अपनी बात को बदलना पड़ती है। यहाँ इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सब लोग सेबल का शिकार करने के लिए निकल चुके थे, जबकि संगमू भी छुप छुप के इन लोगों का पीछा कर रही थी। तभी इन सब लोगों को वहाँ पर मालूम हो जाता है कि सेबल यहाँ से कुछ देर में गुजरेगा, इसलिए वो लोग वहाँ पर चुपकर गांठ लगाकर बैठ जाते हैं ताकि ये लोग सेबल का शिकार कर सके। किन्यू भी यहाँ पर इन लोगों के साथ छुपकर बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही वो सेबल को दूर से आता हुआ देखता है, वो माइंड टू माइंड उसे बता देता है कि यहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही है। साथ ही साथ उसने अपना सारा के सारा प्लान सेबल को समझा दिया था और वो उसे बताता है कि गार्ड्स की लोकेशन कहाँ पर है और तुम्हें किस पर हमला करना है। ये सुनने के बाद सेबल बहुत ही तेजी के साथ उनमें से एक गार्ड पर हमला कर देता है, जबकि दूसरी तरफ किन्यू को हम देखते हैं जिसने एक गार्ड पर हमला करते हुए उसे भी जान से मार डाला था। यानी कि पीछे अब सिर्फ 2 ही गार्ड्स बचे थे, जो कि फौरन से अपने बीस्ट फॉर्म में आ जाते हैं और ये लोग इससे पहले कि सेबल और किन्यू पर हमला कर पाते तभी उनमें से एक गार्ड उस दूसरे गार्ड को जान से मार डालता है, जो देखकर किन्यू काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो गार्ड उस दूसरे गार्ड का क्रिस्टल निकालकर यहाँ किन्यू के पास ले आता है। किन्यू उस गार्ड से सवाल करता है कि आखिर तुमने हमारी मदद क्यों की, जिस पर वो गार्ड बताता है कि मैं मरना नहीं चाहता और इसलिए मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। ये सुनकर किन्यू कहता है कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने अभी अभी अपने साथियों को धोखा दे दिया, फिर मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। जिस पर हम देखते हैं कि वो बीस्ट गार्ड जिसका नाम जुआंग था, वो कहता है कि मैं शपथ लेता हूँ, और वो भी ऐसी बीस्ट शपथ जिसको अगर उसने तोड़ा तो वो वहीं पर जान से मारा जाएगा। अब ये देखकर किन्यू उस पर यकीन कर लेता है,
जिसके बाद किन्यू सेबल को एक टोकन देते हुए उससे कहता है कि ब्लड के वाले लोग काफी ज्यादा खतरनाक है, हम उन्हें एक साथ नहीं हरा सकते, इसलिए हमें बारी बारी करके उन्हें खत्म करना होगा। दूसरी तरफ संगमो को भी यहाँ किन्यू की हकीकत के बारे में मालूम हो चुका था, इसलिए वो किन्यू के बारे में लीडर बीस्ट को बताने के लिए जा ही रही थी कि तभी उसके रास्ते में हाफी आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इन दोनों के दरमियान एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। असल में किन्यू ने जाने से पहले हाफी को बता दिया था कि तुम्हें संगमो पर नजर रखनी होगी, क्योंकि उसे संगमो पर शक था कि वो जरूर कोई न कोई ऐसी हरकत करेगी। यहाँ पर हाफी संगमो को तो जान से मार डालता है, लेकिन उसने उसे मारने में थोड़ी सी देर कर दी थी, क्योंकि संगमो अपने टोकन की मदद से लीडर बीस्ट के भाई को सब कुछ बता देती है। दूसरी तरफ हम लीडर बीस्ट के भाई को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी के साथ लीडर बीस्ट के पास जा रहा था। वो उसे सब कुछ बताने वाला था, लेकिन लीडर बीस्ट उसके लिए दरवाजा नहीं खोलता, क्योंकि वो अभी भी अपना सारा के सारा फोकस उस पजल को सॉल्व करने पर लगा रहा था। यहाँ दूसरी तरफ वो ब्रदर बीस्ट अभी उस दरवाजे को तोड़ने ही वाला था कि तभी अचानक उसके पीछे से एक परछाई आ जाती है जो कि उसे वहाँ से लेकर जाकर मार डालती है। अब यहाँ इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ज़ुआंग और किन्यू काफी ज्यादा घायल हालत में वापस आ पहुंचे थे, जो कि वहाँ पर मौजूद गार्ड से कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ था, हमारे साथ जो बाकी के गार्ड्स गए थे उन्होंने उस ब्लैक बर्ड के साथ मिलकर हमें धोखा दे दिया और वो लोग हमें मारने की कोशिश करने वाले थे, जबकि संगमो भी हमारे क्लैन की दुश्मन थी, इसलिए हमें मजबूरन उन लोगों के साथ फाइट करके उन्हें जान से मारना पड़ा। यहाँ ये सारी बातें सुनकर उनमें से मौजूद एक गार्ड आगे आकर कहता है कि ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं, आखिर हम तुम लोगों की बात पर यकीन कैसे कर ले, वैसे भी हमें नहीं मालूम, क्या पता तुम लोगों ने खुद को वैसे ही जख्मी कर लिया हो और अब तुम हम लोगों को ऐसी स्टोरी सुना रहे हो सकता है कि तुम दोनों ही धोखेबाज हो, तुम दोनों ने मिलकर उन सब लोगों का कत्ल कर दिया हो और अब तुम हम लोगों को ये सारी स्टोरियां सुना रहे हो। उस गार्ड का नाम टैंक था, जबकि वहाँ पर मौजूद बाकी के सारे गार्ड्स भी उसको कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो और वो वहाँ पर मौजूद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग गार्ड है, इसलिए वो सारे के सारे गार्ड एक साथ कहते हैं कि टैंक तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा सीनियर हो, तुम जो भी फैसला करोगे हम भी बिल्कुल वही एक्सेप्ट करेंगे। जिसकी वजह से टैंक कहते हैं कि जब तक लीडर बीस्ट अपने रूम से निकलकर बाहर नहीं आ जाते तब तक मैं ही यहाँ का इंचार्ज हूँ, इसलिए मैं फैसला सुनाता हूँ कि तुम सब लोगों को कैद कर दिया जाए। ये सुनकर तो हाफी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो टैंक से कहता है कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो हमें कैद करके दिखाओ। लेकिन किन्यू से शांत कराते हुए टैंक को उन गार्ड्स में से एक का एनर्जी क्रिस्टल दे देता है, जो देखकर तो उसकी आंखें चमक गई थी। वो कहते हैं कि नहीं नहीं मैंने अपना फैसला बदल दिया, असल में मुझे तुम लोगों पर यकीन है, तो इसलिए तुम लोग अपने रूम में जाकर आराम कर सकते हो। असल में ये एनर्जी क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और सब लोगों को इस एनर्जी क्रिस्टल की कीमत मालूम है, जबकि टैंक भी जानता था कि ये एनर्जी क्रिस्टल से उसकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, इसलिए वो लालच में आ गया और उसने यहाँ पर अपना फैसला बदल दिया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम किन्यू और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि अपने आगे आने वाले प्लान के बारे में सोच रहे थे। साथ ही साथ किन्यू कहता है कि हम लोग काफी ज्यादा वीक हैं और इससे पहले कि हमारी दोबारा किसी के साथ फाइट हो जाए हमें इस एनर्जी क्रिस्टल को रिफाइन करके खुद की पावर्स को और ज्यादा बढ़ाना होगा। जो कहने के बाद हम देखते हैं कि किन्यू वहाँ पर मौजूद उन एनर्जी क्रिस्टल का इस्तेमाल करके कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम उस लीडर बीस्ट को उसके रूम में देखते हैं जिसने काफी ज्यादा मेहनत करके आखिरकार उस पजल को सॉल्व कर ही लिया था और इसी वजह से उसे वो 9 जेड सोड भी मिल जाती है, जिसे पाकर वो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। वो खुश होते हुए कहता है कि अब तो मेरे सामने 9 डीमन हॉल भी कुछ नहीं, मैं तो जिसे चाहूँ उसे बस एक झटके में खत्म कर सकता हूँ, बस मुझे इस तलवार का इस्तेमाल करके उस ट्रेजर को हासिल करना है। यहाँ वो भी ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक वहाँ पर एक और बीस्ट आ जाता है जिसका नाम डाइटोंग था और वो भी यहाँ पर इसी तलवार की तलाश में आया था। दोस्तों असल में ये वही बीस्ट है जिसकी पहले भी हमने एक बार परछाई देखी थी और उसने लीडर बीस्ट के भाई को जान से मार डाला था। यहाँ आने के बाद वो उस तलवार को हासिल करने के लिए उस लीडर बीस्ट के साथ फाइट करना शुरू कर देता है और इन दोनों के दरमियान एक जबरदस्त फाइट शुरू हो चुकी थी। दूसरी तरफ हम किन्यू को देखते हैं जो कि लगातार कल्टीवेशन करते हुए उन एनर्जी क्रिस्टल को कंज्यूम कर रहा था और इसी वजह से हम देखते हैं कि वो अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करके मीटियोर फर्स्ट स्टेज पर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था कि तभी अचानक उसे लीडर बीस्ट के रूम से फाइट करने की आवाजें सुनाई दे देती है, जिसकी वजह से वो चेक करने के लिए फौरन वहाँ पर पहुंच गया था। किन्यू वहाँ पर छुपकर एक पिलर के पीछे बैठ जाता है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डाइटिंग यहाँ पर लीडर बीस्ट पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। लीडर बीस्ट यहाँ इस फाइट के दौरान काफी बुरी तरीके से डैमेज भी हो चुका था कि तभी अचानक उससे मालूम होता है कि उसके भाई को डाइटिंग ने मारा था, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो पहले से भी ज्यादा स्पीड के साथ डाइटिंग को मारने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम किन्यू को देखते हैं जो कि सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ इन दोनों को यूं ही लगातार फाइट करते हुए देखकर किन्यू फैसला करता है पहले मुझे लीडर बीस्ट की मदद करनी होगी ताकि हम दोनों मिलकर डाइटिंग को मार सके। उसके बाद लीडर बीस्ट काफी ज्यादा कमजोर हो चुका होगा, जिसके बाद मुझे मौका मिल जाएगा और मैं उसे भी बहुत ही आसानी के साथ निपटा दूंगा। वो यहाँ पर ये सब प्लान कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ मैदान में हम देखते हैं कि वो दोनों काफी ज्यादा गुस्से में आने की वजह से अपने बीस्ट फॉर्म में आ जाते हैं। साथ ही साथ वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे पर काफी ज्यादा खतरनाक
हमले कर रहे थे। किन्यू भी यहाँ इस फाइट में खुद को शामिल कर लेता है। साथ ही साथ वो यहाँ बीस लीडर की मदद कर रहा था। बीस लीडर ये देखकर काफी जरा खुश हो जाता है, लेकिन वो इतना जरा पावरफुल नहीं था क्योंकि डाइटोंग अपनी स्पीड और ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसे जान से मार डालता है, जिसकी वजह से अब किन्यू वहाँ पर अकेला बचा था और उसके बाद सब कोई रास्ता नहीं था इसके अलावा कि वो डाइटोंग को यहाँ पर जान से मार डाले। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर डाइटोंग और किन्यू के दरमियान एक जबरदस्त फाइट शुरू हो चुकी थी और ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल बराबर की टक्कर दे रहे थे और ये फाइट धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो चुकी थी और किन्यू अब तक की सबसे ज्यादा हाई स्पीड लिमिट पर पहुंच चुका था। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि डाइटोंग मौका पाकर अपनी तलवार को किन्यू के पेट में घुसा देता है। वो ये देखकर काफी जरा खुश हो गया था। तभी पीछे से अचानक वो देखता है कि उसके भी आर पार एक तलवार घुस चुकी थी और ये किसी और नहीं बल्कि किन्यू ने की थी, जो कि उसके पीछे से आ गया था। दोस्तों आप लोग भी यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि असल में किन्यू की रफ्तार यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो अपना क्लोन बनाने में कामयाब हो चुका था और डाइटोंग ने जिसके आर पार अपनी तलवार की थी वो कोई और नहीं बल्कि किन्यू का सिर्फ एक क्लोन था। यहाँ डाइटोंग को मारने के बाद हम देखते हैं कि किन्यू ने उस लीडर बीस्ट और डाइटिंग दोनों की एनर्जी क्रिस्टल को अपने पास रख लिया था। साथ ही साथ वो उस जेड सोर्ड को भी अपने स्पेस रिंग में रख लेता है, जो करने के बाद वो वापस अपने ह्यूम हाउफी के पास आ गया था और वो वापस आने के बाद हाउफी से कहता है कि जल्द ही एक बड़ी जंग होने वाली है, इसके लिए तुम्हें अपनी पावर्स को बढ़ाना होगा। वो उसे डाइटिंग का एनर्जी क्रिस्टल देते हुए कहता है कि इसे रिफाइन कर लो, जिसकी वजह से तुम्हारी एनर्जी बढ़ जाएगी। हाउफी उस क्रिस्टल को देखकर कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं इसे चाहकर भी अकेले रिफाइन नहीं कर सकता। अब ये सुनकर किन्यू उसकी मदद करना शुरू कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों यहाँ हाफ उसे रिफाइन करना शुरू कर देते हैं। यहाँ दूसरी तरफ ब्लड क्यूब में बाकी के गार्ड्स को भी अब ये बात मालूम हो चुकी थी कि उनका लीडर मर चुका है, इसलिए हम देखते हैं कि टैंक बाकी के गार्ड से कहता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल मैं हूँ, तो इसलिए आज के बाद मैं तुम लोगों का नया लीडर हूँगा। लेकिन हम देखते हैं कि जोंग इस बात पर बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। वो कहता है कि हाउफी और किन्यू सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो अगर हमारा कोई न्यू लीडर होगा तो वो और कोई नहीं बल्कि सिर्फ हाउफी होगा। जिस पर हम देखते हैं कि टैंक हाउफी को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। वो कहता है कि अगर हाउफी ने मुझे फाइट में हरा दिया तो वो यहाँ का न्यू लीडर बन सकता है, जिस पर हम देखते हैं कि हाउफी ने भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन वो कोई लीडर नहीं बनना चाहता था। वो कहता है कि मेरा भाई ही लीडर बनेगा, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि टैंक उस पर हमला करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम किन्यू को देखते हैं जिसने उस लीडर बीस्ट की एनर्जी क्रिस्टल को भी अब पूरी तरीके से अब्सॉर्ब कर लिया था और इसीलिए वो मीटियोर के फाइनल लेवल तक पहुंच जाता है। अब तो यहाँ पर किन्यू की पावर्स बहुत ही ज्यादा हाई लेवल तक बढ़ चुकी थी, इसलिए वो उस फाइट की जगह पर आते साथ ही टैंक पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से टैंक तो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गया था। जबकि वहाँ पर मौजूद बाकी के गार्ड्स भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि किन्यू पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। वो लोग यहाँ पर किन्यू को इतनी ज्यादा पावर्स के साथ देखकर काफी ज्यादा शौक दिखाई दे रही थी और इसलिए वो आखिरकार किन्यू को ही अपना न्यू लीडर सेलेक्ट कर लेते हैं। जिस पर किन्यू कहता है कि नहीं, यहाँ का अकेला लीडर मैं नहीं हूँगा बल्कि मैं, हाउफी और सेबल, तुम हम तीनों की हुक्म मानोगे। जिस पर वहाँ पर मौजूद कोई भी बंदा कुछ नहीं कह पाता, नहीं तो वो लोग जानते थे कि उनका हशर क्या होगा, इसलिए वो सारे के सारे लोग मान जाते हैं। दूसरी तरफ गहरे समंदर में हमें हाल ऑफ 9 डीमंस दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे। उन लोगों को मालूम हो चुका था कि किन्यू नाम के शख्स ने 20 लीडर को जान से मार डाला है, लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि क्या उसे हमारे प्लान के बारे में कुछ भी मालूम है या फिर नहीं। साथ ही साथ वो लोग इस बात के बारे में भी कंफर्म करना चाहते थे कि क्या 20 लीडर ने उस पजल को सॉल्व कर लिया था या फिर नहीं। अब यहाँ तो उन लोगों के मन में काफी सारे सवाल थे, लेकिन इन सब लोगों के सवालों के जवाब सीजन 3 में ही मिल पाएंगे और इसका नेक्स्ट सीजन भी मैं जल्द ही आप लोगों के लिए इस चैनल पर ले आऊंगा। और दोस्तों उससे पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि स्टीलर ट्रांसफॉर्मेशन के आगे आने वाले सारे सीजन्स को भी आप लोग मेरे चैनल पर एंजॉय कर सको।